Okay, today we are going to start excretory system. ठीक है, excretory products and their elimination. It means कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पे फोकस किस चीज पे करना है. सिस्टम से ज्यादा आपको फोकस करना है व्हाट आर द excretory product. Why I said that? क्योंकि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो है डिफरेंट excretory products जो है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे. ठीक, क्या होते हैं कैसे होते हैं एनिमल किंगडम में थोड़ा पढ़ा हुआ है, फिर से रिकॉल करेंगे और रिवाइज करेंगे. एंड देयर एलिमिनेशन मतलब फिजियोलॉजी वाला पोर्शन आ जाएगा कि उनका फॉर्मेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो क्या होते हैं, क्या प्रोसेस है, ऑर्गन्स क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड देयर एलिमिनेशन. एज यू नो कि अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में और ह्यूमन के ओरिएंटेड बात करें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा दैट मेन ऑर्गन इज किडनी. Clear? But you clearly know that कि blood circulatory system is there, is like a connective tissue जो वहां पे blood की supply पहुंचाएगा तभी उससे filter होगा. And one thing is to be crystal clear कि that is the excretory system and it relates with, only with the metabolic waste. It relates with the metabolic wastes. It means कि इस chapter में फूड वेस्ट की बात नहीं होगी. ऑल्दो रिलेट रखना हमेशा, लिंक हमेशा रखो कि फूड वेस्ट आपके जो है वो डिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू स्टूल में कन्वर्ट हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस चल रही है, जो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, उससे अगर कोई वेस्टेज रिलीज हो रहा है उस वेस्ट को एक्सक्रीट करना है, दैट विल बी द टॉक्सिक मटेरियल फॉर सेल एंड उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करके एंड देन उसको फिल्टर आउट करके एक्सक्रीट करना है. और ये चला जाता है आपका प्रोसेस मिक्सचुरेशन. यूरिनेशन जिसको बोलते हो उसका मेडिकल टर्म और मोर टेक्निकली टर्म है मिक्सचुरेशन. ठीक है, डिफिकेशन स्टूल पास करने का डिफिकेशन एंड यूरिन पास करने का मिक्सचुरेशन. तो हमें मिक्सचुरेशन वाले प्रोसेस में मतलब यूरिन वाले पोर्शन पे फोकस करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. ऑल्दो वी गो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जहाँ पे CO2 भी आप जान रहे हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रीदिंग सिस्टम में आपने देखा कि CO2 इज गैसेस वेस्ट प्रोड्यूस इनसाइड द सेल इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके बच्चा, इतनी सी छोटी सी बात एकदम क्लियर रहेगी. यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट की बात नहीं होगी. हाँ, ये जरूर हो सकता है, देखो एक लिंक में बता दूं कि डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो एब्जॉर्ब हुए ब्लड में और वही जा रहे हैं, यूज हो रहे हैं, वही जाएंगे सेल के अंदर, मेटाबॉलिज्म यूज होंगे. तो अगर टेक्निकली कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूटिलाइज्ड बाय द सेल एंड देन वेस्ट इज क्रिएट, तो दैट इज ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? आज तो पहले ही गला बैठ गया है. समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं बेटा? ओके, तो अभी यहाँ पे फोकस करते हैं सिर्फ चैप्टर पे. क्या क्या आप यहाँ पे देखने वाले हो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन मतलब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो ऑल्दो वहां पे ट्यूब्स होंगी उनकी फंक्शनैलिटी को देखना है. मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट मतलब यूरिन जो फॉर्म हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन की मैकेनिज्म. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, अगेन वही रेगुलेशन आ गया. मिक्सचुरेशन जो यूरिनेशन की प्रोसेस होती है दैट इज मिक्सचुरेशन. रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है. किडनी के बियॉन्ड भी आपको जाना है कि अदर ऑर्गन्स, लीवर कैसे रोल प्ले कर रहा है, स्किन से, सिबेशियस ग्लैंड से, कहाँ कहाँ से फर्दर रेगुले एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज हो रहा है. एंड देन फाइनली आपका डिसऑर्डर है. इस सीक्वेंस में चलना है हमें. बिफोर दैट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बिफोर टू स्टार्ट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वी हैव अ रिकॉल ऑफ होल कंप्लीट एनिमल किंगडम. कितने लोग रिवाइज करके आए हो, कितने लोग रिवाइज किए हो एनिमल किंगडम से एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिवीजन? कल एमसीक्यूज ज्यादा थे, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बट कहते हैं ना ऑनेस्टी से बताओ कितने लोग रिवाइज किए हो कितने नहीं किए हो.
आज कर लेना, ठीक है। मैं वैसे भी करा दे रही हूँ, मैं कवर कर रही हूँ। अटेंटिव होके सुनो, पूरा रिकॉल हो जाएगा और आप एक बार इत्मीनान से आधे घंटे में सिर्फ, जब मैं बोलती हूँ ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब एनिमल किंगडम उठा के पूरी फाइल नहीं पढ़नी है। एनिमल किंगडम में फाइलम पलटते जाओ और उसके सिर्फ एक्सक्रीशन पोर्शन पे फोकस करते जाओ। दैट इज योर टास्क, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो आधे घंटे में वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसको आज कर लेना, ठीक है। चलो, मेन पर्पस क्या है कि बात हो रही है यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट की। व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? मतलब जो मेटाबॉलिस के प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जिसमें बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द अमोनिया। अमोनिया कहाँ से आता है? बायोमोलिक्यूल के किस पोर्शन से अमोनिया आएगा बताओ? किस मोनोमर फॉर्म से आप ब्रेक डाउन करोगे तो अमोनिया मिलेगा? सामने स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। कुछ याद है? अमाइनो एसिड। अमाइंस कौन सा बायोमोलिक्यूल है मनाली? अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो ग्रुप, दैट इज डीएमिनेशन। कुछ याद है? प्लांट में नाम आया था डीएमिनेशन। और उसके बाद उसको मेटाबॉलिक पाथवे में, कौन से पाथवे में एंट्री दे रहे थे हम लोग? क्रेब्स साइकिल में। वो कहीं से भी एंट्री कर सकता है। क्लियर? ग्लूकोज के अलावा अगर कोई सोर्स ऑफ फूड है तो उसको हम लोग जो बताते हैं वो चीज ध्यान रखा करो थोड़ा। प्रोटीन अगर यूज हो रहा है तो प्रोटीन से पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें अमाइनो ग्रुप निकालना पड़ेगा। देन हम कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो वही आप देखो, ये तो एक एग्जांपल है। देयर इज सर्टेन एग्जांपल, सर्टेन पाथवेज इन विच अमाइनो ग्रुप of amino acid is not utilized, but carbon, hydrogen, oxygen become utilized, and so that the breakdown of amino acid takes place. As a resultant amino group release, which converted into ammonia and ammonium ion. So that ammonia is basically your metabolic waste material. पहला क्वेश्चन तो यही है, ओके। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे, जिसको आप टॉक्सिसिटी से रिलेट करोगे। अमोनिया, उसका सोर्स क्या है? उसके सोर्स है प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स के अलावा भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 20 essential amino acid, 20 magic amino acid, which join together and form different structure of protein. But although in our cell there is 450 to 500 amino acids present. So these amino acids participate in different process, and in that process there is amino group, breakdown of amino group, and it becomes the metabolic waste. Is it clear? एलम, आकाश, पृथ्वी, आयुष, वर्या, इकरा, ईशा, कश्मीरा, केतकी, मनाली, समृद्धि, यश, श्रुति। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो बस जैसे सब चीज क्लियर चलती है वैसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कहता है? बेसिकली द किडनीज ऑफ एनिमल्स। अब ये नेफ्रिक एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, जहां डेवलप हो चुकी है। ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड, इवोल्यूशन छुपा हुआ है, वही हायरार्की आपकी आपकी एनिमल किंगडम की है। टू फंक्शन इन बोथ एक्सक्रीशन एंड द रिमूवल और कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। बहुत प्यारा डिफिनेशन है, ठीक है। फंक्शन इन बोथ एक्सक्रीशन एंड द रिमूवल और कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कंजर्व करना, अगर किसी ऐसे जगह पे आप एनिमल की बात कर रहे हो, डेजर्ट कंडीशन की बात कर रहे हो और वहां वाटर बहुत कम है, तो उनको वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज नॉट कि ड्रिंकिंग वाटर से या एक्वेटिक एनिमल की सिर्फ बात कर रहे हो आप, ओवरऑल बात कर रहे हो अपने बायोडाइवर्सिटी की, एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देयर इज रेंज कि यहाँ पे एक्सक्रीशन भी करना है, रिमूवल भी कर सकते हैं। रिमूवल कर सकते हैं मतलब एक्सेस होगा, एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी कर सकते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफाइन करेगा कि हाँ, उसके एक्सक्रीटरी मटेरियल से आप कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को, कितना वाटर आप वापस बॉडी को दे सकते हो, जिससे बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहे।
क्लियर है? मेंटेनिंग ऑप्टिमल लेवल ऑफ दीज सब्सटेंस विद इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। और सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन हैबिटेट में ये ही आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है कि वो मेंटेन कर रहा है सॉल्ट के बैलेंस को, वाटर के लेवल को, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल को, इनको मेंटेन कर रहा है कि टॉक्सिक मटेरियल बाहर जाए, और टॉक्सिक मटेरियल को बाहर जाने के लिए वाटर ज्यादा चाहिए। अमोनोटेलिक होगा तो वाटर ज्यादा चाहिए, हाँ भाई वाटर उसमें ऐड कर दो, मोर टॉक्सिक है, ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। उसी अमाइनो ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो मेन है, एंड फोर्थ आ जाता है ग्वानिन। तो आपको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया तो ठीक है भाई, कम वाटर लगेगा, ठीक है। यूरिक एसिड है मतलब वहां कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी चल रहा है, उसको ऑलरेडी वाटर की सप्लाई कम मिल रही है, इसलिए उसको अपनी डेली एक्टिविटी के लिए जो उसको वाटर चाहिए, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वाटर चाहिए, उसके लिए वो कंजर्व करेगा, तो बहुत ही लेस अमाउंट, लो अमाउंट में वाटर उसके बॉडी से रिलीज होगा। जैसे आप बर्ड्स को देख लो, बर्ड्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल एकदम सेमी सॉलिड टाइप का है, क्लियर, वो यूरिन नहीं पास आउट करते हैं, तो देयर इज सर्टेन एडाप्टेशन कि किस तरीके से एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिलीज होना है। बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन है, बहुत डाइल्यूटेड यूरिन है, दैट ऑल आर रिलेटेड टू फंडामेंटल कि उस पर्टिकुलर एनिमल का हैबिटेट क्या है, उसके लिए वाटर की सप्लाई और वाटर की रिक्वायरमेंट का रेशियो क्या मेंटेन है। इज इट क्लियर? चलो तो आगे देखते हैं। तो हम ब्रॉडली अगर आपसे बात करें तो ये अमाइनो ग्रुप जो आपका ब्रेक डाउन हुआ है, देखो अगर कार्बोहाइड्रेट एज ए फूड अंदर गया है तो कार्बोहाइड्रेट में आपका CO2, वाटर, ऑक्सीजन सब ब्रेक डाउन हो जाएगा, यूज हो जाएगा। फैट अगेन सेम कहानी है, CO2, वाटर एब्सॉर्ब, यूज। प्रोटीन से COH ये सब चीजें यूज हो जाएंगी, मतलब इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, प्लस अमाइनो आ गया। न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन pyrimidine होता है, अमाइनो ग्रुप वहां पे भी फ्री होगा। तो दीज आर द टू मेजर सोर्स एज पर योर बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स आप जानते हो उन सभी में। अब मैक्रोमोलिक्यूल हम बोल रहे हैं मतलब माइक्रोमोलिक्यूल में भी वही होगा, ठीक है। जो माइक्रो छोटे मॉलिक्यूल में होगा तभी तो बड़ा मॉलिक्यूल बना होगा, तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल बोले, या न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ पे बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, या हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, बात एक ही हो रही है क्योंकि कंपोजिशन हमें पता है। जब हम प्यूरिन pyrimidine नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं तो दे कंटेन अमाइनो, दे कंटेन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, एंड वहां से जब ब्रेक डाउन होगा तो वो मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और वही वेस्ट में कन्वर्ट होंगे। तो अमाइनो ग्रुप का सोर्स आपके पास क्या क्या है? अमाइनो एसिड पहले तो डायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि हर अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो, प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करे। तो अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ओके। अब अमाइनो अमोनियम आयन के फॉर्म में जा रहा है तो अमोनिया रिलीज करेगा, यूरिया के फॉर्म में जा रहा है यूरिया रिलीज करेगा, यूरिक एसिड के फॉर्म में जा रहा है यूरिक एसिड के लिए, और एज द नेम इंडिकेट ये हो जाएगा अमोनोटेलिक, ये हो जाएगा यूरियोटेलिक, ये हो जाएगा यूरिकोटेलिक, ठीक है, कुछ याद आ रहा है? तो अमोनोटेलिक एनिमल्स एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट। जब आप बात करते हो बोनी फिशेस, कार्टिलेजनस फिशेस, तो कार्टिलेजनस फिशेस, शार्क, ये सब मैमल्स, व्हेल मछली, ये सब आपके कहाँ आ जाएंगे? यूरिया वाले पोर्शन में, कार्टिलेजनस वाले, ठीक है। और बोनी फिशेस जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं, एक्वेटिक है, एक्वेटिक से वो अमोनिया में ही रहेंगे, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, और अमोनिया इज मोर टॉक्सिक, दैट्स व्हाई दे नीड मोर वाटर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी हाई होती है, टॉक्सिसिटी का लेवल, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे हाई की तरफ रखोगे तो इधर, और इधर के साइड डिक्रीज होता जाएगा, मतलब यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया। टेबल दे देंगे, टेबल सब लोग ड्रॉ कर लोगे। यूरिक एसिड ये है टॉक्सिसिटी का लेवल, इंक्रीज डिक्रीज लेवल ऑफ, ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ में आया? अभी देखेंगे इन सब चीजों को और।
Many invertebrates and aquatic species excrete ammonia because they have abundant water supply, और abundant water supply की वजह से वो रिलीज कर सकते हैं आराम से अमोनिया को, और उनको कन्वर्जन में एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स कि अगर हम टॉक्सिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अमोनिया इज मोर टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक। अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे एनर्जी कम कंज्यूम होंगी, यहाँ क्योंकि रिएक्शन चल रहा है, दो अमोनिया ग्रुप को बाइंड करा रहे हो सीओ से, एंड देन यहाँ पे 3-4 अमोनिया ग्रुप आ रहा है, बॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ इन सब रिएक्शंस मैकेनिज्म में एनर्जी लग रही है। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो रहा है उतनी एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, वाटर कम हो जाएगा, एनर्जी हाई, वाटर लेस, एनर्जी हाई। इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर वाली चीजें याद रखो बेटा, ये एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करें। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है इनवर्टिब्रेट, यहाँ पे दिया है मैमल्स, हम लोग इसी में आते हैं। एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियन मतलब टैडपोल चला जाएगा इधर, ठीक है, फ्रॉग आएगा इधर। एंड सम मैराइन स्पीसीज एक्सक्रीट यूरिया। मैराइन में होगा, मैराइन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपके वाटर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर होता है, दैट्स वाई उनको कन्वर्ट करना पड़ता है यूरिया में, कन्वर्ट करके देन वो रिलीज करते हैं। इंसेक्ट, लैंड स्नेल, बर्ड, मैनी रेप्टाइल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। अब यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ चीजें याद रखना है। एग्जांपल, ह्यूमन किडनी पे बाद में बात करते हैं, पहले कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो आप वर्ड देख रहे थे होम्योस्टेसिस, हीमोस्टेसिस क्या था? व्हाट इज हीमोस्टेसिस? व्हाट इज हीमोस्टेसिस बेटा? ब्लड बैलेंस, क्लॉटिंग, मोर एक्यूरेट। और बताओ, बाकी सब भी रिप्लाई करो, व्हाट इज हीमोस्टेसिस? प्रोसेस है पूरा। क्लॉटिंग करेक्ट है आकाश, ब्लीडिंग स्टॉप करना करेक्ट है मनाली, ब्लड बैलेंस इज व्हाट में और क्लियर जाओगे तो ब्लड वेसल्स जब आपकी डैमेज होती है तो पूरा जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने की मैकेनिज्म है क्लॉटिंग को फॉर्मेशन करने के लिए, दैट फिनोमिना इज हीमोस्टेसिस। एंड होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्म करने के लिए जो भी इंटरनल टेम्परेचर सॉल्ट बैलेंस मेंटेन है उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो ऑस्मो कन्फर्मर यहाँ पे देखना है आपको, ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो कन्फर्मर, ये इकोलॉजी में इनका डिटेल पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप इतना समझ लो कि यहाँ पे जब आप एनिमल कैटेगरी को डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेन salt, ions, water balance inside the body। ठीक है, एक बॉडी के अंदर सॉल्ट, आयन और वाटर के बैलेंस को जो मेंटेन कर रहा है दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आपकी किडनी, आपका स्वेटिंग, ये सब एक साथ कोलैबोरेट करके वर्क करते हैं। जो आपका टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड है तो इंटरनल टेम्परेचर एक बना हुआ है, उसी का पार्ट है बेटा एक, आप कह रहे हैं ऑस्मो कन्फर्मर। एनिमल्स हुज इंटरनल ऑस्मोलैरिटी दैट कंसंट्रेशन इज, ये जो सारा कंसंट्रेशन हो गया इसको बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी, चेंजेस इन रिलेशन टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट में चेंज हो रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर।
इक्विलिब्रेट विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। देयर आर लिमिट्स टू दिस, टू हाई और टू लो विल कॉज डेथ, क्योंकि वो रेगुलेट करने के लिए उनको क्या करना है, एनवायरमेंट के बैलेंस में आना है। अब एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा अप है तो भी उनकी डेथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा डाउन है तो भी उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि पूरा तो एडॉप्टेशन, एक स्पीसीज अपनी एक लाइफ में कोई एडॉप्टेशन, मेजर एडॉप्टेशन को शो नहीं करती है। क्लियर? एक स्पीसीज मल्टीपल जनरेशन के बाद एडॉप्टेशन को शो करती है, अडॉप्ट करती है। इट विल टेक 100 to 1000 years। क्लियर? इट डिपेंड्स कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व होना है। तो देयर आर लिमिट टू दिस, टू हाई और टू लो विल कॉज डेथ। मतलब सिंपल सी बात है, आप कोल्ड ब्लडर से इसको, कोल्ड ब्लडेड एनिमल से इसको रिलेट कर सकते हो। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन पे वो डिपेंडेंट है, उनका टेम्परेचर वगैरह वेरी कर रहा है। ऑस्मो रेगुलेटर क्या हो गया, जो अपनी ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उनका रेगुलेटर कैसे होता है, फैन की स्पीड को रेगुलेट कर रहा है रेगुलेटर। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज भी हो रही है, फिर भी वो उसके पास अपना रेगुलेटर है। लाइट की सप्लाई हाई है लो है डजेंट मीन, ठीक है, उसका रेगुलेटर है। फैन अपने रिक्वायरमेंट से वो टेम्परेचर को, फैन की स्पीड को जैसे रेगुलेट कर सकता है, उसी तरीके से टेम्परेचर, इंटरनल सॉल्ट लेवल, आयंस लेवल्स एंड वाटर लेवल, फ्लूइड को मेंटेन किया हुआ है। तो ऑस्मो रेगुलेटर और एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ठीक है, animals who can maintain their internal osmolarity at a particular level regardless of the external environment, that is fish, human, lots of other animals which are included in the warm blooded। मतलब वार्म ब्लडेड वाले तो होंगे ही होंगे, और आपके लोअर हायर इन्वर्टिब्रेट से भी आ जाएंगे इसमें। तो ऑस्मो रेगुलेटर आपको अच्छे से समझ लेना है बेटा, जो रेगुलेट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक रेंज पूरा पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ये वर्क करेगा ऑस्मो रेगुलेशन। फिश का एग्जांपल दिया, फिश है, अगर ये जस्ट सपोज कोई पहचान के बताएगा ये ऑस्टिक्थिस है कि कॉन्ड्रिक्थिस है, कौन सी फिश है? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, ऑस्टिक्थिस, कॉन्ट्रैक्थिस, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, किसी भी अकॉर्डिंग आंसर दे दो। नहीं पता है तो होमवर्क में लिखो इसको और व्हाट्सएप पे आंसर करना। अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड, अपटेक ऑफ साल्ट आयंस बाय गिल्स, गिल से वाटर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकता है, दिस इज गिल। ठीक है, गिल के कवर को क्या बोलते हैं, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द कवर एंड विच टाइप ऑफ फिश? अब अभी आंसर मत दो, टाइम चला गया। 1 और 2 दोनों के आंसर सेंड करना, पिटोगे तुम। ठीक है, अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड, अपटेक ऑफ सॉल्ट आयंस बाय गिल्स, एंड ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस। सराउंडिंग में जो वाटर घूम रहा है उसमें भी कुछ सॉल्ट और आयंस प्रेजेंट है, उसके बॉडी के अंदर जो है मैकेनिज्म, इन्वायरमेंट बना हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वहां पे भी सॉल्ट एंड आयंस प्रेजेंट है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस, इंटर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये सब आपको माइंड में ध्यान रखना है किडनी पढ़ते वक्त, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत काम आएगा ये। excretion of large amount of water in dilute urine form kidney। dilute urine है मतलब वाटर ज्यादा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया अमोनिया प्लस हाई वाटर। ओके, क्लियर है? अब ये क्वेश्चंस के आंसर होते तो कुछ और बात करते, चलो अभी आगे बात करते हैं। आंसर करोगे तुम लोग तभी हम बताएंगे। हम्म, हाँ करेक्ट है। चलो, फंक्शन ऑफ द गिल, गिल फंक्शन क्या कह रहा है, व्हेन वाटर इज पास्ड ओवर द गिल्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए वाटर एंटर करेगा गिल्स के थ्रू, आपको पता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे वर्क कर रहा है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियम इज एक्सहेल्ड। CO2 जो आपका ब्रीदिंग का वेस्ट था, एंड ये अमोनियम जो आपका मेटाबॉलिक का वेस्ट है, मतलब अमोना अमाइनो वेस्ट है।
ये दोनों ही वहां से एक्सेल हो जाएंगे। 75% ऑफ द अमोनिया एक्सक्रीटेड बाय द फिश इज थ्रू द गिल्स। The gills also help the fish osmoregulate, equalize body pressures. Osmoregulation करेंगे, osmotic balance को maintain करने में होगा. They are covered by a bony flap. लो एक का आंसर तो आ गया. Known as operculum. गिल के कवर को क्या बोलते हैं? Operculum. Each gill consists of a bone arc with filament extending at right angle to the arc. अभी आपके बहुत नॉलेज की चीज नहीं है. Lamellae are the tiny branches on the filaments. यहाँ पे जो अरेंजमेंट है गिल्स उससे ही रिलेटेड ये बातें हैं. आपको बहुत ज्यादा इसमें अभी नहीं जाना है, बस सिंपल समझना है गिल इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले करेगा. एक्सक्रीशन में वहां पे एक्सचेंज 75% ऑफ द अमोनिया को एक्सक्रीशन करने में रोल प्ले करेगा. Lamellae are the tiny branches on that filament. Healthy gills are bright red and do not stick together. एक गिल्स के अपर कुलम के नीचे गिल्स की पोजीशन, गिल्स के स्ट्रक्चर को देख के पहचाना जा सकता है कि ये कितनी टाइम पहले उस फिश की डेथ है. मार्केट में लोग खरीदने वाले ये एक आइडेंटिफिकेशन फीचर की तरह लेते हैं. ठीक है, ये अगर हम बात करें अमोनिया का देखा. अब अगर यूरिया की ऐसे ओवरऑल बेसिक सी बात करें तो यूरिया में हम देख रहे हैं दो NH2 मॉलिक्यूल प्लस CO2 बाइंड कर रहे हैं तो NH2CONH2 बनता है, दैट इज द यूरिया. और ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, इसकी जगह किडनी नहीं है, इसकी जगह लीवर है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम लीवर पढ़ाए थे तब भी बताए हैं, आज फिर बता रहे हैं कि लीवर इज द प्लेस वहां जहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल चलती है, या साइकिल अभी मत याद रखो, यूरिया का फॉर्मेशन होता है. क्लियर है? ठीक है. अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अमोनिया ज्यादा सॉल्युबल होगा. जितना यूरिया लार्जर एनिमल है लेस सॉल्युबल होगा. यूरिक एसिड उससे भी लार्जर है, उसकी सॉल्युबिलिटी यूरिया से कम होगी. टॉक्सिसिटी की बात करें तो अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया मॉडरेट टॉक्सिक है एंड यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है. क्लियर? एनर्जी की बात करें तो अमोनिया में फॉर्मेशन में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, यूरिया में मॉडरेट एनर्जी एंड यूरिक एसिड में मोर एनर्जी. बढ़ना घटना रिलेटेड है, याद रखना. रिक्वायर्स एनर्जी टू प्रोड्यूस, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि दो मॉलिक्यूल को आपको ज्वाइंट करके सिंथेसाइज करना है. एनाबॉलिस चल रही है. वर्थ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द एनर्जी, वर्थ है क्योंकि वाटर की सप्लाई, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करोगे तो जो आपकी डेली रूटीन में आप वाटर इनटेक कर रहे हो वो वाटर आपका बढ़ जाएगा 180 लीटर से लेके 200 लीटर तक. अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपको दिन भर में अप्रोक्सीमेटली 200 लीटर ड्रिंकिंग वाटर यूज करना पड़ेगा. अगर इस एनर्जी को आप नहीं यूज करते हो तो ये एनर्जी ये सप्लाई आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा. अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होने के लिए उसको इतने वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई ये इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी क्या है, वर्थ है. इतनी एटीपी इतनी एनर्जी इस प्रोसेस को देना वर्थ है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू और एनी ह्यूमन बीइंग टू ड्रिंक 200 लीटर ऑफ वाटर इन अ सिंगल डे. मुश्किल से 2 बोतल तो पीते नहीं हो तुम लोग. सबके पेरेंट्स, लगभग मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं खाने पीने की, तो पानी वानी पिया करो भैया, खाना वाना खाया करो. फिल्टर आउट बाय किडनी. अब यूरिया, हम लोग यूरियोटेलिक है, किडनी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. फिल्ट्रेशन की प्रोसेस किडनी से ही होगी, फिल्टर आउट होगी, बाकी उसके एसेसरी ऑर्गन उसको यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से रिलीज करेंगे. बट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नेवर टेक्स प्लेस इन यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा और यूरेटर. किसी भी अदर स्ट्रक्चर जो मैंने अभी नाम लिए हैं इन सभी ऑर्गन में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नहीं होता है. यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में, यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में. ओके. यूरिक एसिड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया. मोर एनर्जी नीडेड, लेस टॉक्सिसिटी एंड लेस सॉल्युबल. यूरिकोटेलिक बर्ड्स एंड रेप्टाइल. ये बाद में देखते हैं, आगे पीछे हो गए. अब अगर आप हायरार्की के अकॉर्डिंग देखो तो फ्लेम सेल याद होगा सबको. फ्लेम सेल, फ्लेम सेल किस फाइलम में है? फ्लेम सेल प्लेटीहेल्मिन्थीज में. ठीक है. फ्लैटवर्म में प्लानेरिया एग्जाम्पल है. फ्लैटवर्म यूज प्रोटोनेफ्रिडिया. क्या कंडीशन आ जाती है इनकी?
प्रोटो, अब देखो एक होता है आर्कीनेफ्रीडिया, आर्कीनेफ्रीडिया, फिर आता है प्रोटो, फिर आता है मीजो, फिर आता है मेटा। ये हायरार्की है नेफ्रीडिया की। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव है, आर्की मतलब एंसियंट है। जैसे आर्की बैक्टीरिया आप देखते हो ना, तो इसको अभी एक साइड कर दो आप, बहुत पुराने टाइप के, एकदम एंसियंट। प्रोटो इवॉल्व में प्रिमिटिव टाइप के नेफ्रीडिया हुए। देन जो मिडिल में है ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज से रिलेटेड है, बात करेंगे इनका एम्ब्रियोनिक में डिटेल में। तो प्रोटोनेफ्रीडिया अगर एम्ब्रियोनिक में भी है और एडल्ट में है तो दिस टाइप ऑफ नेफ्रीडिया इज प्रोटो, मतलब प्रिमिटिव टाइप की नेफ्रीडिया होंगी। नेफ्रीडिया मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया मतलब सबसे प्रिमिटिव, सिर्फ फ्लेम सेल्स की तरह फ्लेम बल्ब है यहाँ पे दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर है जिनको आप बोलते हो फ्लेम सेल्स, वो इन्वॉल्व हो रही हैं एक्सक्रीशन में। क्लियर? मीजो थोड़ा सा उससे डेवलप रहेंगी एंड मेटा मोर डेवलप, जो आप अपने अंदर देख रहे हो किडनी वगैरह, दैट इज मोर डेवलप। क्लियर? एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकता है वो मीजोनेफ्रीडिया की तरह वर्क कर रहा है, और आगे जाके वो जब हायर ऑर्गेनिज्म में आप बात करते हो वो हायर ऑर्गेनिज्म की मीजोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसमें डेवलपमेंट उनका मीजो का मीजो में भी रह सकता है एंड मीजो का मेटा में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो मेटा में ट्रांसफर होते हैं जैसे हम लोग हैं, वो आ जाते हैं मेटानेफ्रिडिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सबसे पहले देखते हैं फ्लेम सेल्स, प्लेटफॉर्म यूज्ड इन प्रोटोनेफ्रिडिया। पोरीफेरा में क्या होगा, उसमें तो वाटर सिस्टम है, वाटर के थ्रू ही एक्सक्रीटरी मटेरियल वहां पे ऑस्टिया ऑस्कुलम के थ्रू बाहर, ऑस्टिया से एंटर ऑस्कुलम से बाहर। वेस्ट इज स्टोर्ड इन एक्सक्रीटरी पोर ड्रॉन आउट बाय वाटर एनवायरनमेंट। अब ये सब अभी पानी के पास पास वाले हैं। ठीक है, फिर अर्थवर्म बढ़िया से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है। एक क्वेश्चन वो पूछा तो दूसरा वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर करना। टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया, टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया एंड देयर लोकेशन इन अर्थवर्म। सबके आंसर आने चाहिए, अभी नहीं देना है, ये सब मुझे सेंड करोगे लिख के एक पेज पे। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे मेटामेयर है, सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन है, रिपीटेशन है, हर एक सेगमेंट में आपको खत्म किया हुआ है। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, ओपनिंग उनकी नेफ्रीडियोफोर्स है, फनल लाइक स्ट्रक्चर, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है दैट इज नेफ्रोस्टोम, जो कि ओपनिंग होती है। और ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो पैरेलली उसके कैपिलरी बेड या कैपिलरी नेटवर्क भी चलेगा। बाकी की बात आप आंसर करोगे मुझे। ठीक है, अब आता है इंसेक्ट के, इंसेक्ट में आता है मैलपीजियन। फोर्थ क्वेश्चन नोट डाउन करो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मैलपीजियन ट्यूब्यूल? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स? ठीक है, हमें पता है इंसेक्टा में, इसको हम लोगों ने ऑर्थ्रोपोड कॉकरोच भी पढ़ा हुआ है। तो 3 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, एक तो आपका एनिमल किंगडम, दूसरा स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, फिर आपको आ जाता है क्या, क्या है बताओ, प्रॉन में क्या होता है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड के बारे में आप देखते हो। अब ये मैच दो कॉलम, ये आपका फिफ्थ है। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, फिफ्थ। फिफ्थ में आप इसको मैच दो कॉलम को मुझे सेंड करोगे। लेक्चर खत्म करने के 1 घंटे के अंदर खाना पीना खा के रिप्लाई कर देना। इसके लिए रात मत करना प्लीज, अगर रात करने बैठ रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं। जो क्लास अटेंड कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो तुरंत तुरंत 15 मिनट में रिप्लाई करो। मैं नहीं भेज रही अब ग्रुप में इसको, जो यहाँ पे अटेंड हो उसने आंसर कर लेना, बाकी अपना रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे और वहां से करेंगे। तो मैच द कॉलम हो गया, एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
उसके बाद आप कुछ टेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी की लेबलिंग करो, एनसीईआरटी को मार्क करके रखो। कल भेजा, कुछ ही स्टूडेंट ने भेजा है, इसका मतलब बाकी या तो मार्किंग नहीं करते हैं या तो मेरे बोलने पे बैठे होंगे तो उनसे हुई नहीं होगी। तो मार्किंग करते चलो। चलो यहाँ पे मार्क करना। एनिमल्स एक्युमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट। एक्युमुलेट मतलब इनको लेता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्ट मटेरियल। क्लियर? ये है अंदर। एदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक कर देंगे फिर। ठीक है, तो एदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन, या तो आपके फूड सोर्स में ये सॉल्ट, ये मिनरल्स, आयंस वगैरह ज्यादा होंगे तो भी आपके बॉडी में हो सकते हैं, या मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन से ये रिलीज हो रहे होंगे तो भी वहां पे हो सकते हैं। दीज सब्सटेंस, पहले तो ये सब्सटेंस सब अंडरलाइन कर लेना। दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। अगर रिक्वायरमेंट है तो स्टोर होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट नहीं है तो रिमूव्ड होगा। वेस्टेज की तरह टॉक्सिक बन रहा है तो भी रिमूव होगा। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous wastage. हमको जब हम सिक्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या क्या आपको यूरिन में ऐड होता है उसमें आपको ये सब आ जाएगा, लेकिन हम फोकस किस पे कर रहे हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट पे। Ammonia, urea, and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by the animals. Broadly अगर आप बात करें तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, 3 टाइप्स के आप नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करते हो। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड, अभी अंडरलाइन कर लो, ठीक है, हम एक मिनट कर रहे हैं अभी मार्किंग। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। जो ज्यादा टॉक्सिक है उसको डाइल्यूट कर दो। जैसे देखो बेटा, एसिड की आपको एक्टिविटी कम करनी हो तो आप उसके अंदर डाइल्यूशन कर देते हो, वही चीज है। जो ज्यादा टॉक्सिक है उसमें वाटर ऐड कर दिया और उसकी टॉक्सिसिटी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, टॉक्सिसिटी कम नहीं होगी लेकिन बॉडी में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो रिलीज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, अब ये सब मार्क कर लो, मैंने बता दिया है ऑलरेडी, तुम मार्क करो एनसीईआरटी। कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, जितनी इनपुट वाटर जिसमें जितना कम है उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड हो जाएगा। मॉडरेट है तो यूरिया हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिस। प्रोसेस इज अमोनोटेलिस। एनिमल्स इज अमोनोटेलिक। टर्म आए हुए हैं पहले भी। क्लियर? मेनी, अब यहाँ से देखो मार्किंग होनी चाहिए, ये डिफरेंट कलर से या डिफरेंट जो भी एग्जांपल है ना बेटा, यहाँ से मैच द कॉलम के बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और इसको आप मार्क करके रखो। मेनी बोनी फिशेस, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic in nature. मार्क करो डिफरेंट कलर से, पैरेलली मार्क करना बेटा। Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across body surface, क्योंकि soluble है, ज्यादा soluble है तो diffuse कर जाएगा, और through gill surfaces, body surface से या gill surface से diffuse होगा। मतलब जैसे इसको interaction की जगह मिलेगी transportation के लिए, ये diffuse कर जाएगा because of solubility as ammonium ion। डिफ्यूज हो रहा है तो किस फॉर्म में हो रहा है? अमोनियम आयन। दिस इज द एमसीक्यू, अभी अभी पूछा गया था और आज इसको 12th के रिवीजन क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। अगर किडनी प्रेजेंट भी है तो भी उसका, इसलिए वहां पे लिखा था ना 75%, 78% एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव बाय द सरफेस ऑफ गिल्स, क्योंकि किडनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रही है। टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन, यहां से फिर मार्क करो। टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन नेसेसिटेड, अब ये क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ये सब क्वेश्चन बनते हैं।
कंडीशन ये दे देगा और पूछेगा इज देयर किडनी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल। किडनी प्रेजेंट है लेकिन किडनी का सिग्निफिकेंट रोल नहीं है क्योंकि अमोनिया तो ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन मतलब लैंड पे नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, क्लियर है। नाउ आगे चलो, मैमल्स मेनी टेरेस्ट्रियल। अब ये सारे जो एग्जांपल आ रहे हैं ना टेरेस्ट्रियल में आ गए एग्जांपल, इसको अंडरलाइन कर लो। मैमल्स मेनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन मेनी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक की बात नहीं हो रही है, टेरेस्ट्रियल। एम्फीबियंस आर बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एंड मेराइन फिशेस, बोनी फिशेस नहीं आएंगी इसमें, मेराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। सारे इंपॉर्टेंट है, 3 3 5 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बनते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर, मार्क करो इन द लीवर को, ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड। लीवर से हिपैटिक वेन के थ्रू वो ब्लड में आएगा एंड ब्लड से किडनी में जाएगा और देन फिल्टर होगा, फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। क्लियर है। मामा पण जातो मग युद्ध लढायला। क्लियर बच्चा। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix. This is logical question, मतलब logical point है, यहाँ से conceptual question बनता है। Amount of urea may be retained in the kidney matrix. किडनी की अब मैट्रिक्स होगी, किडनी की एक मैट्रिक्स होती है जिसमें मेडुला एंड कॉर्टेक्स रीजन होता है। फिर से वही बात आएगी, मेडुला सेंटर में, कॉर्टेक्स पेरिफेरी में। तो इस मैट्रिक्स में यूरिया रहना भी जरूरी है, दैट्स वाई यूरिया वापस किडनी में भी आता है। तो अभी बस आप इसको मार्क कर लो, मैकेनिज्म हम समझाएंगे। अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स। अब यहां से फिर क्वेश्चन है, क्यों रहता है? टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, एक ऑस्मोलैरिटी को, बैलेंस को, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूरिया का कुछ अमाउंट किडनी के मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट रहेगा, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में भी रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो? फास्ट रिप्लाई। देन रेप्टाइल्स, अब फिर मार्क करो एग्जांपल। वेरी गुड बेटा। रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, मोलस्का में आएंगे, क्लियर, एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्टेज एज यूरिक एसिड। ठीक है, ये जहां पे टेरेस्ट्रियल और लैंड लग रहा है ये ध्यान रखना। टेरेस्ट्रियल हो गया तो उसका नाता टूट रहा है अमोनिया से। वेस्टेज एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। ठीक है, जो पेस्ट, जो आप एक्सक्रीटा देख रहे हो ना, एक्सक्रीटा, बर्ड्स का एक्सक्रीटा एक ही होता है, मिक्स होता है, क्लोएकल चैम्बर होता है उनमें, ये सब याद करो, रिकॉल करो। वहां से आपका जो वेस्ट है वो दोनों एक में मिल जाता है। ह्यूमन की तरह नहीं क्लियर जाएगा कि डिफिकेशन अलग प्रोसेस जा रही है एंड मिक्सचुरेशन अलग जा रही है। तो वो कैसा सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर, यहाँ वहां आपने गाड़ियों के ऊपर और बहुत जगह पे देखा होगा, हो सकता है कभी आपके ऊपर भी हुआ हो, तो उस तरीके का फीलिंग आपने किया हो तो आप बेटर जानते हो कि व्हाट इज पैलेट एंड पेस्ट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। इसमें लॉस ऑफ वाटर कम होगा क्योंकि उनका इनपुट ऑफ वाटर भी कम है। एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो वाटर जो भी वो ले रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक वाटर सिक्रीट हो रहा है, उसको उन्हें कंजर्व करना है। सब मार्क हो गया बेटा, ये सब एग्जाम्पल्स मार्क हो गए।
फास्ट हो रहा होगा तो रोक लेना मेरे को, लेकिन मार्क करते चलो एकदम आराम से। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जब इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो मेटाबॉलिज्म और आगे की मैकेनिज्म सब अच्छे से समझ में आएगी। अब ये वाला टेबल सबको ड्रॉ करना है बिना अलसाए, सब ड्रॉ कर लेना। कई सारे एमसीक्यू यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें क्रोकोडाइल पे स्टार मार्क लगा लो, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। अमोनिया यूरिया दोनों में आ जाता है। ठीक, जो मैंने बोला वही सब यहाँ लिखा है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोल रही हूँ। गुआनिन को बोल दे रही हूँ, गुआनिन और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। गुआनिन का स्ट्रक्चर आपने देखा प्यूरिन pyrimidine पढ़ते हुए। रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक, एकदम ही नॉन टॉक्सिक है। लेस वाटर इज एक्सक्रीटेड, जितना कम टॉक्सिक उतना कम वाटर, जितना ज्यादा टॉक्सिक उतना ज्यादा वाटर। ठीक है, मॉडरेट, मॉडरेट वाटर। ठीक है, लेस टॉक्सिक, लेस वाटर। रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक तो बहुत ज्यादा लेस वाटर। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, स्पाइडर का यहाँ से पूछा जाता है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। ठीक है, बाकी ये सारे एग्जाम्पल्स बताए अभी मैंने। यहाँ पे कार्टिलेज फिश लिखना, few bony fish and most of the cartilaginous fish। करेक्ट कर लेना, मतलब एडिशन करना है, वो दिया हुआ है करेक्ट। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए। बोनी फिश मेनली यहाँ पे है, तो यहाँ लिख लेना मेनली, मेनली। Toxic in concentrated solution must be excreted in lot of water, requires little more energy to produce energy, requires considerable more energy comparative to urea, comparative to ammonia, and requires सबसे ज्यादा more energy चले जाओगे गुआनिन में। ये वही गुआनिन है, साइटोसिन गुआनिन वाला। हैबिटेट एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और मैराइन सी भी हो सकता है। मैराइन मतलब सी तो मैराइन ही होता है, सी होगा लैंड। एंड एरिड हैबिटेट, जहाँ पे वाटर की कमी हो। दैट्स वाई उनका एडॉप्टेशन ही है कि वो सिर्फ मेटाबॉलिक वाटर से उनकी जिंदगी बीत जाती है। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम, फिर से एनसीईआरटी है, मार्क करना। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम presents a variety of excretory structure. In most of the invertebrates, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organ like kidney। देखो फ्लेम सेल्स भी हो सकते हैं, फ्लेम वाले भी हो सकते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी हो सकते हैं, और हायर लेवल पे किडनी भी हो सकते हैं। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। फिर यहाँ से आपको फिर से टेबल बना लो। आप अभी अगर इनका टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो टू गुड है, क्योंकि ये फिर लास्ट लास्ट में जब आप रिवीजन करते हो तो फिर से इधर के उधर, उधर के इधर होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया, अभी एलन वाले में क्वेश्चन आया था मैथ 2 कॉलम में। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैट फॉर्म। एग्जांपल प्लेनेरिया, रोटिफर्स, some annelids and the cephalochordate amphioxus। एग्जाम्पल है ये cephalochordata amphioxus। इन सभी में आप क्या देखते हो, प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट है, और प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होगा, प्रिमिटिव नेफ्री। हो गया मार्क। आराम आराम से करो, भगाना नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं जाना है। यहाँ से आपके मार्क्स, मुझे इन क्वेश्चंस में मार्क्स दिखते हैं, 4 मार्क्स यहाँ से आने ही है क्वेश्चन। ये ऐसा पैराग्राफ है कि इससे क्वेश्चन आता ही है हर साल। कभी भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे और यहाँ से क्वेश्चन ना मिले तो बताना। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद, अब ये देखो ये क्वेश्चन, कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये डायरेक्ट लाइन थी और इसका ऑप्शन दिया हुआ था एक्सक्रीशन लिखा हुआ था, और उसको रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रीट किया गया था, जबकि करेक्ट ये है कि इसको चैलेंज किया गया था। ऑस्मो रेगुलेशन इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम।
तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर दिया है प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरी कंसर्न विद एक्सक्रीशन, बट एनटीए क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपका पेपर लेता है, वो क्या कहता है, जो लाइन लिखी है वही आंसर होगा। तो वहां पे ऑप्शन में ये भी था, तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि ये एनसीईआरटी की प्रिंटेड लाइन है। The protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, and that phenomena is known as osmoregulation. Nephridia are the tubular excretory structure of earthworm and other annelid. Few annelids आपके आ जाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया में, और आपका क्या हो गया, मीजोनेफ्रिडिया चला गया। आप अर्थवर्म में अगर बात कर रहे हो, एंड इसके ऊपर जब आओगे तो मेटानेफ्रिडिया हो जाएगा। Nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance. यही तो है excretion. That is the excretion. लाइन देखो समझो, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना और मेंटेन करना है फ्लूइड को, मतलब वाटर को, और उसके अंदर प्रेजेंट आयंस को, सॉल्ट को, वही तो एक्सक्रीशन हो गया ना। पर्पज ऑफ एक्सक्रीशन यही से तो स्टार्ट किए थे हम लोग। नाउ नेक्स्ट आ रहा है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होंगे ये, मीजोनेफ्रिक। समझ में आया क्या ऊपर वाला? क्लियर है? मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। अगेन ये आपके 3 चैप्टर का क्वेश्चन है, मिला हुआ। वेरी गुड बेटा। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड ऑस्मोरेगुलेशन। काम वही है, ठीक है। ये आयनिक बैलेंस को प्रायोरिटी कर रहा था, अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रायोरिटी कर रहा है, और आ रहा है धीरे धीरे और इवॉल्व हो रहा है, मतलब डीलिंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट प्राइमरली। एंटीनल ग्लैंड मार्क करो, सिर्फ एंटीनल ग्लैंड आता है, गलत कर देते हो, और ग्रीन ग्लैंड, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। प्रॉन में एग्जाम्पल पढ़ाया हुआ है, क्रस्टेशियन में एग्जाम्पल पढ़ाया हुआ है प्रॉन का। ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। आज का होमवर्क नोट डाउन करो, ये सारे तुम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो। टेबल फॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ऑर्गन एंड एनिमल का एग्जांपल, या जहां पे ग्रुप लिखा है ग्रुप या एनिमल्स, और ब्रैकेट में रखोगे प्रोटोनेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है या मेटानेफ्रिक है। चलो प्रोटो मीजो मेटा हम बता देंगे कल, तुम सिर्फ ये मार्क करके रखो। हो गया मार्क? मार्क हो गया। नाउ कम टू मेटानेफ्रिक एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें याद रखना है कि जो है मेटानेफ्रिक है, वेल वेल डेवलप्ड किडनी यहाँ पे प्रेजेंट है। किडनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बियॉन्ड द एनसीईआरटी पहले देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी पे आते हैं। अब किडनी की लोकेशन लोकेशन समझना है, किडनी का स्ट्रक्चर देखना है, जो किडनी है वो उसके नंबर कितने हैं, पेयर में है, एक इमेज से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, पेयर समझ में आ रहा है, लोकेशन इससे क्लियर नहीं है क्योंकि आगे से लिया हुआ है। एंड किडनी आपके डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, मतलब बैक साइड से आपको डॉर्सल सेमी लेटरल टाइप से किडनी का लोकेशन दिखेगा। अभी बात कर, क्लियर? जो आपका यूरिनरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट इंक्लूडेड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो किडनी एक पेयर में, यूरेटर एक पेयर में, क्योंकि दोनों किडनी से निकलने वाली ट्यूब है, एंड यूरिनरी ब्लैडर सिंगल एंड यूरेथ्रा सिंगल। क्लियर है? अभी थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी देख लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो किडनी, क्या क्या आ गया आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनी,
ureter, urinary bladder and urethra. Kidney, two in number, one and one. अच्छा बताओ, कोई स्ट्रक्चर जिससे उस ऑर्गन के अंदर नंबर ऑफ वेन्स, नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हो, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर नोन जहां पे आप एक ऑर्गन के अंदर सभी सप्लाई को एंटर करा रहे हो? व्हाट इज दैट क्लेफ्ट नोन? क्या बोलेंगे उसको? हाइलम, वेरी गुड समृद्धि। नहीं मनाली, स्फिंक्टर नहीं, हाइलम। हाइलम इज द प्लेस जहां से एक मेजर प्लेस है जहां से पूरे ऑर्गन के लिए एंट्री एंड एग्जिट का प्लेस हो। लंग्स में पढ़ाया था ना हाइलस। तो किडनी आप कहते हो बीन शेप्ड होती है, बीन शेप्ड, बीन की तरह का, ठीक है। उसके पास हाइलम होता है, वहां से रीनल, रीनल वर्ड आपको याद रखना है। किडनी से रिलेटेड वर्ड जो है, जैसे लीवर से रिलेटेड हिपैटिक है, वैसे रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी। रीनल आर्टरी किडनी को लाने वाली, किडनी को ब्लड लाने वाली आर्टरी, ठीक है। रीनल वेन अवे फ्रॉम किडनी, ब्लड को बाहर ले जाने वाली किडनी से, वो क्या हो जाएगी? रीनल वेन। मतलब रीनल आर्टरी, हिपैटिक वेन जैसे थी ना, वैसे ही क्या है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। और लोअर ऑर्गेनिज में आपने देखा था रीनल पोर्टल सिस्टम पढ़ाया था मैंने, वहां पे एक नीचे लोअर बॉडी का रीनल पोर्टल सिस्टम वर्क कर रहा है, जो धीरे धीरे इवॉल्व होके मैमल्स तक खत्म हो गया और सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, तो ये रीनल आर्टरी, वेन, यूरेटर, आप यूरेटर को भी देख रहे हो, उससे बाहर निकल रहा है यूरेटर, नर्व सप्लाई, इन सबको जो एंट्री के लिए जगह है दैट इज हाइलम या हाइलस, ठीक है। दो किडनी है, राइट एंड लेफ्ट। एक लॉजिकली चीज नोट डाउन कर लो, लेफ्ट किडनी स्लाइटली लेवल में ऊपर होती है। एक रफ इमेज बना के एक डेटा लिख लो कि लेवल में ऊपर होती है लेफ्ट किडनी। आगे इस इमेज से ऐसा लग रहा है आगे की तरफ किडनी है, आगे की तरफ नहीं है, आगे से फ्रंट व्यू से देखा जा रहा है किडनी बैक साइड में, ठीक है। दिस इज द राइट। जब आप एमबीबीएस में मार्किंग करोगे, ऑर्गन मार्किंग करनी होगी स्किन पे, कैसे होता है ना, सिजेरियन अगर करना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो पहले उसको मार्क करते हैं कि कट कहाँ से करना है। अब यहाँ पे किडनी है और कट आप यहाँ लगाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिलीवरी होती है तो कट यहाँ पे होता है, लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल यूरेटर, मतलब आगे के साइड एब्डोमेन के नीचे जहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट है वहां पे कट लगता है। तो दैट इज द मार्किंग कि कहाँ पे आपको ऑपरेशन करना है। तो किडनी के ऑपरेशन में किडनी को मार्क करना पड़ता है। अभी दिखाते हैं कि में, ठीक है। अब स्प्लीन इधर दिख रहा है, मतलब ये क्या है, राइट है या लेफ्ट है? लिखा ही है, चलो रहने दो, लेफ्ट किडनी हो गई, ठीक है। ये है मार्किंग, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कराया जाएगा, मार्किंग कराना। अब देखो आप यहाँ पे स्लाइटली लेफ्ट कहाँ है, स्लाइटली अबव है। ये फैक्ट ऑफ किडनी में आपको याद रखना है बेटा। एंड डॉर्सली प्रेजेंट होगी किडनी, आगे की तरफ नहीं, ठीक है। मूवी वगैरह में दिखाता है ना, आगे अरे ये तो किडनी निकाल लिया भाई, ऐसे डायलॉग रहता है। एक रन मूवी आई थी, उसमें ऐसे उठा के पेट पे चीरे का निशान दिखाता है, अरे ये तो किडनी निकाल लिया, वैसा नहीं होता। और ये क्या हो रहा है, ये है पाल्पेशन थेरेपी। पाल्पेशन, अगर किडनी को या इंटरनल जो बीच में ऑर्गन है उनको सेंस करना है, तो दोनों साइड से, दोनों दोनों हथेलियों से, दोनों पाम से दबाना होता है, दैट इज पाल्पेशन। और सिंपल जो आपका पेट देखते वक्त एक हाथ से दबा रहे हैं वो भी पाल्पेशन ही होता है। एक में सिंगल हैंड यूज हो रहा है, एक में डबल हैंडेड यूज हो रहा है, उसमें लोकेशन वगैरह आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। या उस तक पहुंच रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है, दर्द हुआ क्या? किडनी का आपको पता है स्टोन का पेन बहुत ही भयंकर होता है, ओके। अब आप एक चीज, जैसे सबके पास कैप्सूल था वैसे
किडनी के पास भी कैप्सूल है, कवरिंग है, उसको क्या बोलोगे? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, किडनी का कवर, कैप्सूल ऑफ किडनी इज नोन एज रीनल कैप्सूल। फिर किडनी का आप एनाटॉमी देखोगे तो अगेन कॉमन सी चीज, वो दो रीजन में डिवाइड हो सकता है, कॉर्टिकल एंड मेडुलरी। पेरीफेरी पे कॉर्टेक्स एंड सेंटर में मेडुला। आते हैं इस पे और अच्छी इमेज से देखेंगे, बात करेंगे। अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं, तो हमने देखा लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है, दोनों से निकलने वाली, देखो हम जो मार्क कर रहे हैं बस उसको देखो वरना घूम जाओगे अभी। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। फील कर पा रहे हो, लोकेट कर पा रहे हो इसको कि बॉडी में ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी है? फिर इसकी लोकेशन वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग अभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से लेके लुम्बर 3 तक, लुम्बर वर्टिब्री तक। अब क्योंकि तुम लोगों ने अभी स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ा है, इसलिए वो बस नोट करते चलना है, इसलिए हम यहाँ नाम नहीं ले रहे। ओके, फिर आपको दिख रहा है रीनल आर्टरी। अब देखो मैं कुछ और मार्क कर रही हूँ ताकि आप रिलेट कर लो। ब्लड लेके आने वाला रीनल आर्टरी, ब्लड लेके जाने वाला रीनल वेन। किससे मिलेगा? इंफीरियर वेना केवा से रीनल वेन मिलेगी। कहाँ इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके जाती है? राइट एट्रियम में। याद आ रहा है? फिर एरोटा, एरोटा से ही डिवाइड होके क्या बनेगी? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी सप्लाई कहाँ देगी? किडनी को। कितना फ्रैक्शन ऑफ ब्लड आएगा किडनी में? 1100 से 1200 तक। जो स्ट्रोक वॉल्यूम रिलीज हो रहा है उसमें से 5 लीटर जो स्ट्रोक आपका पूरा 1 मिनट का है, उसमें 1100 से 1200 तक वॉल्यूम ब्लड का यहाँ पे किडनी में आएगा। पेल्विस, यू नो पेल्विक रीजन, ठीक है? यूट्रस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया। तो एक आप पोजीशन समझो, जब तक समझोगे नहीं तब तक रटने और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं आता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे एंटर करके देखो, फील करो, ये तुम फील कर सकते हो। ऐसे तो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो बहुत सारा अपने अपने बीच में ऐसे और मोमेंट्स आ जाएंगे कि मैं कैसे बताऊं, क्या करूं। पढ़ना है अपने को, सब कुछ पढ़ना है, तो हमें सब पढ़ना ही है, ठीक है? तो हर चीज को आप रिलेट करो, फील करो कि वो आपके बॉडी में वो ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है, तभी आप अच्छे से इसको, इसकी मैकेनिक्स तक तो इसलिए हम आ ही नहीं रहे आज, सिर्फ सिर्फ लोकेशन और चीजों की ही बात हो रही है अभी तक 1-1.5 घंटे से। 1 घंटा तो हो ही गया। इज इट क्लियर? फिर आप ऊपर से रिलेट करो, तो एसोफेगस आपने सुन लिया, डायफ्राम आपने पढ़ लिया, रिब केज आपको पता है, एड्रिनल ग्लैंड ले आओ इसको। नाम आया था अभी रिसेंटली कहीं पे, रेगुलेशन में आया था ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में। एड्रीनल, ए डी ऐड करना है, डबल डी यहाँ साइलेंट कर लो। रीनल मतलब किडनी। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। भूलोगे क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका भी कॉर्टेक्स और मेडुलर रीजन होता है, तो नोट डाउन कर लो। किडनी के ऊपर ये, अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो इस इमेज में बहुत क्लियर तो नहीं मार्क होगा, बट फिर भी हम करके देखते हैं। ये है, आपको ये दिख रही है एड्रिनल ग्लैंड। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हम इस ग्लैंड से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे, वो ध्यान रखना। इज इट क्लियर? सब कुछ क्लियर है? ये इमेज के थ्रू आप एकदम क्लियर समझो। और ये यूट्रस यहाँ पे लिखा है तो ये फीमेल का है इमेज, ये भी एकदम कॉमन सी बात दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। कोई पूछ ले कि ये मेल का है या फीमेल का है तो सोचने लगो भाई इसमें कैसे बताएंगे, पकड़ो यहाँ पे यूट्रस लिखा हुआ था तो ये मेल हो ही नहीं सकता, ये फीमेल की बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको फटाफट आप कंप्लीट कर लो, और मीटिंग ओवर होगी तो फिर रिज्वाइन नहीं करना, और आज के सारे टास्क कंप्लीट करना अच्छे से। नॉर्मल एडल्ट किडनी इज 11 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, बुक में होगा 10 टू 12 या 10 टू 11, उसको ध्यान रखना। वेट इज 125 टू 170 ग्राम। इस डेटा को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, फॉलो आपको एनसीईआरटी करना है ब्लाइंडली, अभी इस लेवल पे आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। लेफ्ट किडनी इज ग्रेटर, मतलब बड़ी है साइज में कंपैरेटिव टू राइट किडनी इन साइज। मेल किडनी बड़ी है फीमेल किडनी से, मेल हार्ट बड़ा है फीमेल हार्ट से, सब चीज ध्यान में रखो। एंड लोकेटेड, किडनी का लोकेशन
thoracic vertebrae 12 and lumbar vertebrae 3. थर्ड लुम्बर एंड thoracic vertebrae में लोकेशन है इसका. The kidney is a bean shaped structure is composed of parenchyma. प्लांट सेल वाला नहीं है, मतलब बेस ऑफ द बेसिक सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो टफ ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उनको कलेक्टिवली वी कैन से पेरेन्काइमा. एंड द कलेक्टिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कैसा चलेगा ना कि हर एक चैम्बर, तुम ऐसे समझो कि घर में हमने अलग अलग रूम में कोई फंक्शन अलॉट कर रखे हैं कि ये शाम को पार्टी होने वाली है, तुम बच्चों तुम गिफ्ट रैप कर रहे हो, तुम बलून फुला रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम कुकिंग कर रहे हो घर में. इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं. ऑल्दो किडनी में एक ही फंक्शन चल रहा है फिल्ट्रेशन का, लेकिन जब आप सारे काम हो जाएंगे तो सब जहां पे बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है उस लोकेशन पे कलेक्ट होंगे. तो सेम वे से एकदम बेसिक चीज समझा रही हूँ यहाँ पे कि किडनी के डिफरेंट लोकेशंस पे, किडनी के डिफरेंट मेडलरी पिरामिड रीजन में यूरिन का फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन वो कलेक्ट होते हुए एक कलेक्टिंग सिस्टम से होते हुए गुजरेगा एंड देन यूरेटर तक ट्रांसपोर्ट होगा. तो एक वो आपको फ्लो भी ध्यान रखना होता है कि किसके बाद कौन सी लोकेशन आती है. Parenchyma consists of the renal cortex and inner medullary region. The collecting system includes the calyces. ठीक है, कैलिक्स भी बोलते हैं, कैलिक्स, कैलाइसिस दैट फॉर्म द रीनल पेल्विस, जो सबसे ब्रॉडर है, जो यूरेटर में ओपन होता है, दैट इज रीनल पेल्विस दैट ड्रेन्स इनटू द यूरेटर्स. तो अभी इसकी हायरार्की में बताऊंगी. आप बस ये समझो कि किडनी के छोटे छोटे पोर्शन में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, उन सारे यूरिन को कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है किडनी को, अपने हाइलम से यूरेटर जो रिलीज बाहर की तरफ निकल रहा है वहां तक सप्लाई को पहुंचानी है. दैट्स वाई एक कलेक्टिंग फ्लो चलेगा अंदर. Kidneys are usually perfused by a single renal branching artery. जो सप्लाई जाएगी वो रीनल आर्टरी से जाएगी, और ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट किडनी है तो लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड राइट रीनल आर्टरी हो जाएगा. इतनी बात क्लियर है? टाइम बचा है 5 मिनट. यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है बेटा? एनी क्वेरी? तो अभी ध्यान से सुनो, थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे तो ये भी कवर हो जाएगा. किडनी का रीजन हम देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ किडनी. मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी में क्या आ गया? वहां पे बीन शेप्ड है, कैप्सूल है, हाइलम प्रेजेंट है, यूरेटर बाहर की तरफ निकल रहा है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन की सप्लाई है. ये सब क्या हो गई? मॉर्फोलॉजी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमी. कट कर दिया किडनी को, सामने आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, रंगोली टाइप का अगेन. ठीक है, इसका देखो सेंटर में अगर मैं ये मार्क करूं तो ये कुछ एक सेक्शन आपको रिपीटेड सा दिख रहा है, ये सेक्शन आपको रिपीटेड दिख रहा है जो मैंने मार्क किया. एक तो ये इमेज में ना जैसे ही रेड कलर आता है, और एक ये वाला पोर्शन आपको सेपरेट दिख रहा है, मस्कुलर लेयर जैसा दिख रहा है कुछ. तो जो आउटर साइड में दिख रहा है दैट इज रीनल कॉर्टेक्स, एंड जो इनर साइड में दिख रहा है वो क्या हो गया आपका? रीनल मेडुला. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ. मेडुला ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा मेडलरी एक कंटिन्यूअस फॉर्म में, उसको आप देख रहे हो ये कोनिकल स्ट्रक्चर है. अगर मैं एक मेडुला को मार्किंग करती हूँ तो दैट इज कोनिकल स्ट्रक्चर. दिख रहा है आपको? कोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा? ये वाला मार्किंग देखो, इज इट कोनिकल? ठीक है, इसी कोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक, अब देखो ये कोनिकल कोनिकल क्यों रह गया? क्योंकि इसके बीच में कॉर्टिकल रीजन गया है, कॉर्टिकल रीजन ने डिवाइड कर दिया इसको. जैसे आपको याद हो वेस्कुलर बंडल हम ऐसे ड्रॉ करते थे ना बेटा, वेस्कुलर बंडल एकदम अच्छे से समझो, समझ में आना जरूरी है. वेस्कुलर बंडल हम ड्रॉ करते थे तो बीच में क्या था? पिथरेस, मेडलरी रेस, याद है? उसी तरीके से यहाँ मेडुला के बीच में क्या है? कॉर्टिकल रेस. ठीक है, कॉर्टिकल रेज है जो कि कॉलम बना रहा है, उसी को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीन, कॉलम ऑफ बर्टीन या बर्टिनीज कॉलम. इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन है ये, बर्टीन
स्पेलिंग गलत हो गई, रुक जाओ। बर्टेनिस कॉलम, ठीक है। बर्टेनिस कॉलम में आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉर्टिकल रीजन इनकॉर्पोरेटेड विद इन द मेडलरी पिरामिड। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब हम सफाई कर दे जरा बोर्ड की, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या भी बताया मैंने कॉलम ऑफ बर्टिनी बता दी। रीनल वर्ड नहीं देगा क्वेश्चन में, रीनल से पकड़ लोगे किडनी। जब पूछेगा कॉलम ऑफ बर्टिन इज रिलेटेड टू, तो ये नेम ऐसा है कि हाईफाई से लगता है, बच्चे करते हैं नर्वस सिस्टम, हो जाती है गलती, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू किडनी। फिर आप देख रहे हो मेडुलर रीजन में पिरामिड है, जिसको आप रीनल मेडुला कह सकते हो या मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं। रीनल हटाएगा हमेशा, रीनल मेडुला रिलेटेड टू किडनी के मेडुलरी रीजन की पिरामिड, रीनल पिरामिड। रीनल कॉर्टेक्स पेरीफेरी, उसके बाहर क्या होगी, रीनल कैप्सूल। रीनल पेपिला मेडुला रीजन की कोनिकल पोर्शन, दैट इज रीनल पेपिला, क्लियर। रीनल साइनस, जो कैविटी बन रही है, दैट इज साइनस, जहां पे आपको दिख रहा है वेन और आर्टरी, वेन और आर्टरी आ रही है, सप्लाई दे रही है। फिर चलो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें कल करें। कुछ पूछना है? हाइलम समझ लो, हाइलम जो पढ़ाया वो देख लो। रीनल आर्टरी, हाइलम ऑफ किडनी लिखा है, रीनल वेन, ठीक है, यूरेटर, ये सब यहाँ से एंट्री कर रही है, तो हाइलम हो गया। कल देखेंगे इसके आगे का। यहाँ तक कोई क्वेरी है बच्चों? नो डाउट, वेरी गुड। नो मैम, वेरी गुड। चलो बाय बाय। अच्छे से इसको रिवाइज करो, क्या क्या करना है। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है, अभी टाइप करके ग्रुप में दे दूंगे, प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज जो भी रिमेनिंग है वो कर लो, ठीक है। 90 क्वेश्चन जो पेपर में आए थे वो भी उसी पीडीएफ पे आए थे, तो ऑलरेडी 90 क्वेश्चन आपके डन है, तो आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वहां से बढ़िया से सॉल्व कर लो, एंड करोगे तो टाइम भी कम लगेगा, देखने में वो लगते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन है। प्लस एनिमल किंगडम से एक बार रिवाइज कर लेना, और जो आपको ये दिया हुआ है ना, अगर एनिमल किंगडम तक नहीं जा रहे हो तो सिर्फ एक्सक्रीटरी पोर्शन में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इनका टेबल बना लो, इतना करके मुझे सबमिट करोगे। चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बेटा, बाय, गुड डे, चलो बाय।